दोस्तों आज की वीडियो में नॉलेज ही नॉलेज है। आज जो बीम की सामने आप बाइंडिंग देख रहे हो, मतलब स्टील को बाइंड किया जा रहा है, और एक साइट इंजीनियर जहाँ जो एग्जीक्यूशन में है, जहाँ फ्रेशर है, उसको क्या चेक करना है, क्या मिस्टेक की जाती है बीम में, और बेसिक में आपको रूल भी बताऊंगा। आईएस कोड के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी होती है। मतलब एक बीम के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है, प्रैक्टिकल नॉलेज रहने वाला है और फ्री में रहने वाला है। ये मोस्ट मैटर करता है। और इंटर्नशिप एज ए इंटर्नशिप कर सकते हो, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट में आपके लूँगा, और इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ें सीख के जाने वाले हो। तो कंप्लीट वीडियो देखना, मेरे ख्याल में ये वीडियो नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप फील्ड में, आप सिविल इंजीनियर हो, घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपको ये रूल्स, ये मिस्टेक, ये प्रोसेस पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करनी है और कमेंट करना है। यार जो चीज़ अच्छी लगी है, जो चीज़ नहीं पता चली है, कमेंट करो, फिर हम और वीडियो लाएंगे और नॉलेज आपको फ्री में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ सीखने वाली होती है वो होती है बीम की बाइंडिंग का प्रोसेस। मतलब आपको ड्राइंग देखनी है। देखो, बीम जब भी बाइंड किया जाता है, जो बड़े टी बीम रहते हैं सामने आप जैसे देख रहे हो, इनको पहले बाहर बांधा जाता है, मतलब फिर डाउन किया जाता है। ये प्रोसेस दिखा चुका हूँ मैं आपको। तो इसमें सीखने वाला क्या है, इसमें आपको देखना है कि जो प्राइमरी बीम है वो पहले कौन सा आएगा, सेकेंडरी बीम कौन सा है, वो आपको एज ए साइट इंजीनियर पहले कॉन्ट्रैक्टर को बताना है। क्योंकि कई नए कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, नहीं पता होता है। मोस्टली जो नए पुराने कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको पता होगा कौन सा बीम किस पे रेस्ट करने वाला है, तो वो उस हिसाब से करते हैं। मोस्टली ये होता है, जो मेन बीम रहेगा वो उसकी एक तो डेप्थ भी ज़्यादा होगी, विड्थ से ज़्यादा होगी, और छोटे स्पैन में होगा, उसके ऊपर दूसरा सेकेंडरी बीम रेस्ट करता है। ये एक थंब रूल मैं बता रहा हूँ, लेकिन हर साइड हर कंडीशन के हिसाब से अलग होता है। ये पहली चीज़ है, बेसिक चीज़ थी जो आपको मैंने बता दी। जो अगली चीज़ आप देख रहे हो वो है जंक्शन। ये सामने जंक्शन है बीम का। लेकिन इसमें क्या है, देखो जो सरिया है वो बहुत ज़्यादा डेंस यहाँ प्रोवाइड किया गया, मतलब कंक्रीट जाने की जगह नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। जो अब आप डेवलपमेंट लेंथ देख रहे हो, मतलब खड़े सरिये देख रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट जितना डाया का जो एग्रीगेट यूज़ करने जा रहे हो उतनी जगह तो हर बार के बीच में होनी चाहिए। ये पहला रूल होता है। जैसे आप पिक देख रहे हो सामने, मतलब कोई भी लॉन्गिट्यूडनल सरिया है, ट्रांसवर्स है, तो हर एक सरिये में आपको जगह होनी चाहिए कंक्रीट घुसने में। मतलब अप्रॉक्स 20 से 30 mm, तो मतलब 30 mm मिनिमम जगह हर एक सरिये के बीच होनी चाहिए कि आपकी जो स्लरी है, आपका जो कंक्रीट है, वो घुस जाए। लेकिन यहाँ क्या है, गलती की गई है। बहुत डेंस सरिया प्रोवाइड किया गया है और यहाँ कंक्रीट नहीं जाएगा, सिर्फ हॉलो रह जाएगा, मतलब खाली जगह रहेगी, और फेलियर के चांसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जहाँ देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नीचे का जो सरिया बॉटम का सरिया है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्पेसिंग होनी चाहिए 2 बार के बीच की, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आपको, मतलब जो भी डाया होगा सरिया उससे कम नहीं रखनी है। जहाँ जो भी नॉमिनल साइज होगा एग्रीगेट का, अगर 20 mm का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो तो प्लस 5 mm उसमें ऐड करना है। 25 mm बीच में जगह दोनों के होनी चाहिए। ये हो गया बॉटम का। फिर आप देखो जो मतलब लेयर में सरिया डाला गया, लेयर के सरिये में भी जो स्पेसर डालते हैं, मैं आपको साइड पे अभी ले जाने वाला हूँ, पहले थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कोड के हिसाब से। जो लेयर का सरिया भी होता है उसमें भी आपको मिनिमम, मतलब मेरे ख्याल में 30 से 40 mm का गैप आना चाहिए। फिर लेयर में सरिया डालो कि उसमें कंक्रीट आ जाए। अगर कंक्रीट नहीं आएगा, सिर्फ मतलब जो बीम होगा हमारा टेंशन में स्ट्रांग होगा, कंप्रेशन में, तो फिर वो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। इसमें आपके एक और चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ। देखो, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, आपको दिख रहा होगा, जो कॉलम के फेस से नीचे तक, जैसे मैंने पहले भी दिखाई, आपको मैं आगे आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा मैं आपको आईएस कोड के हिसाब से बता दूँ। जो आपको डेवलपमेंट लेंथ देनी होती है, एंकरेज लेंथ देनी होती है, M20 के हिसाब से टेंशन में आपको 47D देनी है, M25 के हिसाब से 40D, M30 के हिसाब से 38D, और कंप्रेशन में 38D, 32, 30। और इसको हम एवरेज पूरा, मतलब अप्रोक्स लेके चलते हैं, 45 से 50D आपको हमेशा जो एंकरेज लेंथ है वो देनी है। आप टेंशन और कंप्रेशन में सेम दे दीजिए। लेकिन आपका अगर हम बात करें, यहाँ पे टेंशन जोन कौन सा है, टेंशन जोन है नीचे सिंपली सपोर्टेड बीम में, और कैंटिलीवर में टेंशन जोन होता है ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखना, स्टीरअप डालने के टाइम ध्यान आता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। चलो अभी हम फील्ड पे चलते हैं और फील्ड पे थोड़ा प्रैक्टिकल सीखते हैं। चलो साइड पे आ गए हैं और जो काम होता जा रहा है उसके बारे में बताता जाऊंगा। ठीक है, क्या किया जा रहा है सामने देखो। ये प्रोसेस क्या है, ये पहले मार्किंग की जाती है जी, क्योंकि हमारी ड्राइंग में मेंशन होता है कि हमें कितनी स्पेसिंग पे जो स्टीरअप है वो प्रोवाइड करने हैं।
और ये मोस्टली हमेशा ध्यान रखना, जो स्पोर्ट्स हमारी होती हैं, जहाँ जंक्शन हमारा होता है वहाँ पे हमारी स्पेसिंग कम होती है। ड्राइंग में मेंशन होता है, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है, और सेंटर में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, स्पोर्ट पे हमारी जो 100 mm होगी और सेंटर में हमारी 150 या 175 mm। मोस्टली ये होता है, ये नहीं है कि हर बीम में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है, जो हुक होती है वो हुक आपको पूरी ध्यान देना है कि आपकी जो हुक है उसके कॉर्नर्स बिल्कुल जो हमारा बार होगा, सरिया होगा, उससे चिपके होने चाहिए। जैसे सामने आप देख रहे हो पूरा हुक ने पकड़ा हुआ है, दोनों साइड से हमारे बार पूरे एकदम से सटे होने चाहिए, तभी हुक काम कर पाएगी। अगर फ्यूचर में कोई भी लोड आता है, फोर्सेस लगती हैं, तो स्टीयरअप हमारा पूरा जो सरिया होगा उसको पकड़ के रखेगी, और जैसे उसको लगा लो लोड पड़ेगा तो वो जो बार होगा वो झुकेगा, भागने की कोशिश करेगा, और हुक हमारा वहाँ ऐसे वर्क करती है कि वो उसको पकड़ के रखती है, अपनी पोजीशन से नहीं जाने देती। तो ये मेन जो पर्पस रहता है, और ये आपको हमेशा ध्यान देना है। और हुक हमेशा आपको आगे पीछे प्रोवाइड करनी है, मैं आगे बताता हूँ कैसे आगे पीछे आपकी रहेगी। लेकिन उससे पहले आप देखो, जो हमारे सपोर्ट होगी, जहाँ हमारा कॉलम और बीम जुड़ रहा है, वहाँ से आपको जो स्टीयरअप होगा, पहला स्टीयरअप स्टार्ट होगा वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पास ही मतलब 50 mm ही होना चाहिए। और जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, जैसे आप सामने भी देख रहे हो, ये डेवलपमेंट लेंथ है जो आपको स्टार्टिंग में पिक दिखाई, ऐसे कुछ होता है। देखो मैंने आपको कहा था साइड पे लेके दिखाऊंगा, ये डेवलपमेंट लेंथ होती है, और ये आपको 50D या 45D ड्राइंग पे मेंशन होगी। आर्किटेक्ट आपको यहाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर मेंशन कर देगा, लेकिन आपको ये चीज़ पहले ही ध्यान रखनी है कि आपकी ये 5 से 10 mm ज़्यादा हो, लेकिन डेवलपमेंट लेंथ आपकी कम नहीं होनी चाहिए, या एंकर इंच लेंथ आप उसको बोलो। फिर जैसे मैं बोल रहा था, आपको जो जॉगल होती है, जो लैप आपका आएगा, वो लैप का भी आपको पोजीशन का पूरा ध्यान रखना है। आपको लैप, मैंने 3 से 4 वीडियो उस पर बनाई है कि आपको लैप बीम में कहाँ प्रोवाइड करना होता है। आपको लैप एक जगह तो कभी नहीं देना है, मतलब आपके स्टैगर्ड लैप होने चाहिए। लगा लो अगर 4 बार हैं, 2 लैप एक जगह दे दो, 2 कहीं दूसरी जगह, और उसकी परफेक्ट लोकेशन आपको ढूंढनी है। नहीं तो आपका क्लाइंट जो रहेगा, आपका जो इंजीनियर आर्किटेक्ट रहेगा, वो आपके बीम को रिजेक्ट कर देगा, अगर प्रॉपर पोजीशन में आपने जॉगल प्रोवाइड नहीं की है, जहाँ आपने लैप प्रोवाइड नहीं किया। तो इस पर ज़रूर वीडियो देखना, वो अलग से प्लेलिस्ट, बार बेंडिंग शेड्यूल की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने डाला हुआ है। और लैप कितना होना चाहिए, 50D के हिसाब से आपको लैप प्रोवाइड करना है। और जो आप सामने देख रहे हो बीच में एक ट्रांसवर्स सरिया है, वो क्या है, वो स्पेसर है। जैसे मैंने कहा, स्पेसर क्यों प्रोवाइड करते हैं, 2 सरिये जो हैं एक दूसरे से हमें उसको दूर रखना पड़ता है, कि हमारा जो कंक्रीट, जैसे पिक में आपने देखा था कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पिन डाला गया, इसको पिन बोलते हैं, स्पेसर बोलो। पिन कितना होना चाहिए, जो भी सरिया हम मैक्सिमम यूज़ करें, 25 mm का हमारा सरिया है तो 30 mm का हमें पिन डालना है, ये पिन होता है। देखो ये दोनों सरियों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, और बीच में जगह बच रही है। ये जगह बहुत ज़रूरी होती है कंक्रीट के घुसने के लिए। अगर आपने ये लेयर में सरिया डाला है तो उसमें बीच में पिन डाल दो, जहां आपको उसको दूर बांधना पड़ेगा, और स्पेसर के पैसे अलग से रहते हैं, ये आपको बिल में डालने देने होते हैं। और एक चीज़ देनी है, आपको स्पेसिंग रखनी है, मतलब हर 1 मीटर पे आप स्पेसर प्रोवाइड कर दो। जैसे हमारा ये लेयर का सरिया है ऊपर का, तो इसमें भी आपको पिन डालनी है। ये पहला रूल होता है। अगर आप बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो या टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये रूल को आपको फॉलोअप करना है। दूसरा आप देखना, यहाँ कवर आप सामने देख रहे हो, आपको कवर ब्लॉक पहले ही बीम में प्रोवाइड कर देनी है। ये एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कभी कभार बहुत बड़ी गलती होती है, क्या होती है, कवर लगाना भूल जाते हैं और बीम को डाउन कर दिया जाता है ना, फिर कवर लगते हैं, फिर नीचे से शटरिंग प्लेट्स निकालनी पड़ती है, फिर बीम को उठाना पड़ता है। ये लंबा प्रोसेस होता है। ये गलती 1-2 साइड पे मैं देख चुका हूँ। तो आपको पहले ही कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवा देने हैं, ये पहली प्रायोरिटी रखनी है हर एक में। फिर आप देख रहे हो कि आपको जो सरिया होगा वो आपको ड्राइंग के हिसाब से चेक कर लेना है। टॉप में हमारे कितने बार आएंगे ये ड्राइंग पे मेंशन होगा, बॉटम में कितने होंगे, और हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम जो रहता है, एक थंब रूल पकड़ लो, बॉटम में हमारे ज़्यादा बार होंगे एज़ कम्पेयर टू टॉप। टॉप में अगर 5 बार आ रहे हैं 20 के, तो बॉटम में 10 ही होंगे, एक्स्ट्रा ही होंगे। कभी भी कम बार कभी सिंपली सपोर्टेड में नहीं होता है। 8 जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है उसमें देखने को मिलता है कि टॉप में ज़्यादा बार होते हैं और बॉटम में हमारे कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा कैंटिलीवर बीम में ऊपर टेंशन जोन होता है, नीचे कंप्रेशन, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, टेंशन जोन नीचे होता है सपोर्टेड में, और कंप्रेशन ऊपर। और यहाँ स्पेसिंग आपको देखनी है, स्पेसिंग देखनी है, और आपको देखना है जो स्टीयरअप है उसकी हुक अल्टरनेट होनी चाहिए, एक इस तरफ आएगी, एक दूसरी तरफ आएगी। और वैसे अगर 6 लेग रिंग है या 4 लेग रिंग है, तो उसमें भी आपको स्टैगर करनी है। मतलब स्टीयरअप आपका जो हुक होगा वो आगे पीछे होना चाहिए, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, मतलब आगे पीछे एक ही लाइन में नहीं डालना है आपको। और उसकी हुक की आपको क्या करनी है,
चेक कर लेनी है लेंथ। देखो एक यहाँ हुक है, एक की हुक वहाँ है, तो ये जो है 8 लेग रिंग है, तो यहाँ हुक का भी आपको ध्यान देना है कि हुक आपकी आगे पीछे है। ये बेसिक रूल है, ये आपको एज ए साइट इंजीनियर पता होना चाहिए। और जहाँ हमारा कंप्रेशन जोन होता है हमेशा हुक वहाँ रहती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और फिर हम बात करते हैं यहाँ जो स्पेसिंग है स्टीयरअप की, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको चेक कर लेनी है हर एक स्पेसिंग। देखो टॉलरेंस इसमें होती है 5 से 10 mm, 10 mm में ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 5 mm अगर टॉलरेंस होती है तो चलता है। लेकिन मोस्टली साइड पे क्या किया जाता है, 15 mm बड़ा कर दिया, जहाँ 20 mm बड़ा कर दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती को इग्नोर नहीं करना है आपको, भले कॉन्ट्रैक्टर को बोलना पड़ेगा कि बीम को खोल के दोबारा से लगाओ। और इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर धोखाधड़ी क्या करता है, वो करता है जो इसमें बाइंडिंग वायर बांधता है, बाइंडिंग वायर आपको देखना है कि डबल बाइंडिंग वायर बांधनी होनी चाहिए। अगर सिंगल बाइंडिंग वायर बांधेगा वो, जब बीम डाउन होता है तो वो लूज़ हो जाएंगी, स्टीयरअप हो गए, बार हो गए, अपनी जगह से लूज़ हो जाएंगी। तो आपको डबल बाइंडिंग वायर बतानी है। क्यों कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करता है, क्योंकि अगर सिंगल बाइंडिंग वायर बांधना हो तो उसमें क्या होता है, जल्दी बांधी जाती है, किसके द्वारा, जो लेबर रहेगी। लेकिन अगर डबल करोगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। देखो ये सामने बाइंडिंग वायर जो है आप कई जगह पे देख रहे हो डबल की हुई है, कई जगह पे सिंगल की हुई है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। और बाइंडिंग वायर भी आपको चूज़ करनी है। आप टाटा की ले लीजिए, जहाँ कंपनी भी आपको मैटर करती है, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी लगाओगे वो जल्दी क्रोजन पकड़ लेगी और बाद में वो अगर बाइंडिंग वायर चली गई तो वो पोजीशन में बाहर अपनी नहीं रहेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो बेसिक मैंने आपको जैसे कहा था मेन बीम सेकेंडरी बीम का, वो आपको ध्यान देना है। और जो फेस बार रहता है, फेस बार का भी ध्यान देना है कि फेस बार की हमेशा बहुत जगह मैंने देखा है गलती क्या करते हैं, फेस बार को बाहर से बांध देते हैं, स्टीयरअप के बाहर से, तो वो मिस्टेक होती है। हमेशा जो फेस बार आपका रहेगा वो जो बीम होगा उसके अंदर से बांधा जाएगा। ये टिप मैं दे दूँ साइट इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि बाहर से इजीली बंध जाता है, लेकिन अंदर से फेस बार जो वर्क होता है फेस बार का, वो अंदर से ही परफॉर्म कर पाता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है एज ए साइड इंजीनियर। फिर अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो आपको और चीज़ देखना है, बीम के जो नीचे कवर ब्लॉक आएगा वो प्रॉपर होना चाहिए आपका, मिनिमम 25 mm, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बीम में आपको 40 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। और एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, अगर आपको पीवीसी का मेंशन है तो आपको पीवीसी का प्रोवाइड करना है, कंक्रीट का है तो आपको M30 से ज़्यादा ग्रेड का ही प्रोवाइड करना है। और 1 मीटर की स्पेसिंग रखी है बीम में, देखो 1 मीटर की, और स्टैगर्ड होना चाहिए, मतलब 2-2 लगने चाहिए। और जो नीचे प्लेट्स आप देख रहे हो वो ब्लैक आपको दिख रही है, वहाँ शटरिंग ऑयल पहले ही कर देना है बीम डाउन करने से पहले, नहीं तो दिक्कत आपको भी आ सकती है। और जो मेंशन होगा स्टील, अगर हमें ड्राइंग में मेंशन है कि हमें टाटा का यूज़ करना है, तो एज ए सिविल इंजीनियर पहली चीज़ तो आपको यही देखनी है कि जो टाटा का, जैसे ये टाटा टिस्कॉन का है, इसका सुपर डक्टाइल है, 550 ग्रेड है, TMT है, तो ये चीज़ें तो आपको पहले ही चेक कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत धोखाधड़ी की जाती है उनके द्वारा। देखो यहाँ CRC है, तो ये भी आपको देख लेना है कि इस पे जो ग्रेड है वो एस मार्क है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह फेक स्टील भी बिकता है, बाकी उसमें ब्रांडिंग कर दी जाती है, लेकिन ISO मार्क वगैरह ये सब चीज़ें चेक करके आप आइडिया लगवा सकते हो कि कौन सा स्टील वहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक कर लेनी है। जॉगल क्या होती है, और इसका मैं बेसिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जॉगल प्रोवाइड करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है जब जॉगल प्रोवाइड करो। तो यहाँ देख रहे हो आप, मैं आपको जॉगल दिखा देता हूँ पहले जॉगल होती क्या है। अगर ये जो सरिया पड़ा हुआ है हमारा, ये थोड़ा बहुत बेंड है यहाँ से, ये देख रहे हो यहाँ से भी बेंड है, ये क्या, इसे हम जॉगल बोलते हैं। और इसको अच्छे से मैं समझाऊँ अगर आपको, तो यहाँ हम बीम देख रहे हैं, ये इस सरिया डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से बेंड हो रहा है, ये यहाँ से बेंड हुआ। ये क्यों बेंड किया जाता है, ये जॉगल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारा कंटिन्यूस सरिया है उसकी जब लेंथ खत्म हो जाती है तो हमें एक्स्ट्रा सरिया ऐड करना पड़ता है, तो हम लैब करते हैं, तो लैब के दौरान आपको जॉगल प्रोवाइड करना ही करना है। ये देखो, ये जैसे हमने यहाँ जॉगल प्रोवाइड करना है, और इसकी रेशो क्या रहती है जॉगल की, 1:6 आपको जॉगल की रेशो प्रोवाइड करनी है। मीन्स मतलब अगर हम ये लेंथ हमारी, अगर इसको देखो ऐसे बनाओ, इसको X और Y, अगर ये हमारी 10 mm है तो ये हमारी जो हाइट होगी इसकी, ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये होगी हमारी 60 mm, मतलब 10 mm अगर ये है तो 60 mm वो, अगर ये हम
20 ले रहे हैं तो 180 mm वो, मतलब 1:6 की आपकी स्लोप बननी चाहिए, इसमें हमेशा ध्यान रखना। और ये हो गया जॉगल, इधर ये सामने देख रहे हो यहाँ जॉगल। और ये यहाँ एक गलती हुई है, जब हम लैप प्रोवाइड करते हैं तो जो आपका सरिया लैप करना है आपको, वो जॉगल के पास ही, अगर आपको मैं टेढ़ा करके दिखाऊं कैमरा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से स्लोप स्टार्ट है, लेकिन लैप यहाँ पे, तो ले लैप आपका यहाँ आना चाहिए। मतलब जो नीचे, अगर इसको हम अच्छे से समझेंगे, वो समझेंगे हम कॉलम में जब लैप प्रोवाइड करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी पे आना चाहिए। अगर यहाँ मैं देखूँ कहीं लैप प्रोवाइड किया हो तो यहाँ लैप नहीं प्रोवाइड किया है इस कॉलम में। तो मतलब अगर मैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको क्या है, तो और साथ में मैं अगर मेरे को मिलता है साइड पे कहीं लैप प्रोवाइड किया हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी स्टैगर्ड की अगर मैं बात करूं, दोनों में डिफरेंस क्या है स्टैगर्ड और लैप में। देखो लैप जॉगल में, जॉगल हमारा ये हो गया, जो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बेंड प्रोवाइड करना है जब हमारे सरिया कंटिन्यूज ना हो। और स्टैगर्ड का क्या मतलब है, जैसे आप ये सरिया में इस पर वीडियो लेके भी आया हूँ, ये जो आप कॉलम का सरिया देख रहे हो या जो स्लैब का सरिया होता है, तो आपको हमेशा स्टैगर्ड प्रोवाइड करना है। स्टैगर्ड क्यों प्रोवाइड करना है कि एक ही जगह लैप सब ज़्यादा लैप नहीं आए, क्योंकि अगर उस जगह पे लोड ज़्यादा पड़ा तो वो फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो मैं बात कर रहा था कि कॉलम में जॉगल का हमें अच्छे से पता चलेगा। तो ये देख रहे हो आप, ये कॉलम में जॉगल प्रोवाइड किया है, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, ये भी देखो। तो ये जॉगल जो प्रोवाइड किया है ये हमें 1:6 के हिसाब से करना है कि ऊपर से जो कॉलम का ऊपर से अगर हम इसको देखें तो हमारा डायरेक्ट नीचे सरिया एक ही दिखना चाहिए। मतलब इस हिसाब से आपको हमेशा जॉगल प्रोवाइड करना है। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। स्टैगर्ड मतलब अल्टरनेट आपको सरिया प्रोवाइड करना है, एक जगह पे लैप नहीं आना चाहिए। अगर हम स्लैब की भी बात करें या बीम की या कॉलम की, एक जगह पे आपका कभी भी सरिया का लैप नहीं आना चाहिए। और जॉगल का क्या हो गया, हमारा जॉगल एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, क्योंकि इस पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डाली है मैंने। तभी उस पर कमेंट आ रहे थे कि स्टैगर्ड और जॉगल में क्या डिफरेंस है। जैसे ये स्टैगर्ड हो गया, ये लैप का अगर जॉगल का कंसेप्ट हमें यहाँ से क्लियर हो गया। ये स्लीप सामने दिखी, इसे हम स्लीप बोलते हैं। यही क्वेश्चन आ रहा था कि सर वो पाइप डाली क्यों है, स्लीप होती क्या है, किस रीजन से हम उसको डालते हैं। देखो इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं कि हम बीम में स्लीव यूज़ करते हैं। एक तो अगर बाई चांस फ्यूचर में फायर की पाइप इसमें से जानी हो, जहाँ हमारी वेस्ट वाटर की पाइप इसमें से जानी हो, जहाँ एसी के कंडक्ट पाइप जो कॉपर वायर पाइप रहती हैं वो जानी हो, तो काफ़ी रीज़न होते हैं इनको हम यूज़ करने के। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, एक तो वही क्वेश्चन आपका जो था स्लीप क्या होती है, तो हम इसे स्लीप बोलते हैं। और कई जगह क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कोर कटिंग की जाती है। कोर मतलब यहाँ होता क्या फ्यूचर में ऐसे जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो, गलती से स्लीप डालना भूल गए या उसको परफेक्ट जगह पे नहीं डाला तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि पाइप तो जो जाएगी, अगर हम फायर की पाइप की बात करें वो सीधी ही जाएगी, या हम कोई भी पाइप की बात करेंगे तो उसमें बेंड वगैरह देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, स्लो मेंटेन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई पाइप में तो वो आपको वहाँ कोर कटिंग करनी पड़ेगी। और कोर कटिंग क्या है, कोर कटिंग हो गई हमारी, जैसे तो आपने देखा होगा कोर का सैंपल नहीं निकालते हम क्यूब टेस्टिंग के लिए, जैसे वैसे ही कोर कटिंग एक होल किया जाएगा, मतलब एक मशीन से होल किया जाएगा आर पार, और उसकी हेल्प से हम डालेंगे। और कोर कटिंग कुछ लोग कहते हैं सेफ नहीं है, तो उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो कोर कटिंग ऐसे तो मैं कहूँगा सेफ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सेफ है, क्यों नहीं है। तो सेफ इसलिए है, सेफ अगर हम कहें कब होगी, जब आप पूरे प्रोसीजर से कोर कटिंग करोगे। अगर आप पूरा सरिया देखोगे कि कहाँ कहाँ सरिया है और कहाँ सरिया नहीं है। देखो हमेशा अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के बीम पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ आपको कोर करना है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसमें अलग रहेगा। अगर यहाँ आप सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हो तो यहाँ अगर आपको कोर करना पड़ा, यहाँ तो स्लीप पड़ी है, लेकिन अगर आपने स्लीप भूल गए या प्रॉपर जगह नहीं डाली, अगर आपको कोर करना पड़ा तो कहाँ करना है आपको कोर, हमेशा आपको करना है न्यूट्रल एक्सिस में। अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की इसकी, तो ऊपर हमारा क्या है कंप्रेशन जोन, नीचे हमारा टेंशन जोन, बीच में हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। तो आप ऐड करनी है यहाँ आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो और पॉसिबल हो। देखो हमारी शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे, और बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर में। तो जो हमारा जहाँ से टेंशन शेयर स्ट्रेस खत्म होगा, बेंडिंग मूवमेंट का एरिया मैक्सिमम स्टार्टिंग में होता है, तो शेयर स्ट्रेस यहाँ से खत्म होता है, शेयर फोर्स का जो मैक्सिमम एरिया होता है वहाँ से थोड़ा सा आगे करके आपको स्लीप प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो हम उसे सेफ बोल सकते हैं।
देखो वीडियो थोड़ा लंबा था मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें नॉलेज भी उतना ही था। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया फ्री में, और क्या चाहिए। घर पे बैठे हो, साइट पे विजिट कर ली, IS कोड का थोड़ा देख लिया। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस आपको एक चीज़ करनी होती है, थोड़ा मोटिवेशन दो यार। कमेंट करो, लाइक करो, जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो वीडियोस चाहिए वो लेते आएंगे हम। जो भी चाहिए, मतलब आपको सब कुछ फ्री में यहाँ पे मिलेगा। कोई आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको कमेंट करने की देर है, लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो अलविदा लेते हैं अभी हम।